हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करी थी कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने का एक एफर्ट किया। उसके बाद अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, और जो ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में उनको कैसे काउंटर किया गया, कौन से एक्ट इंट्रोड्यूस करे गए, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था 1773 में, उसमें क्या ड्रॉबैक्स निकल कर आई। तो देयर वर 4 मेजर ड्रॉबैक्स। सबसे पहले था गवर्नर जनरल हैड अकाउंटेबिलिटी बट लिमिटेड पावर्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के पास जो काउंसिल थी उसके पास 4 मेंबर्स थे और हेडेड बाय गवर्नर जनरल। टोटल 5 मेंबर्स थे जो एग्जीक्यूशन का काम कर रहे थे। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है गवर्नर जनरल ने तो उसको एटलीस्ट 2 वोट्स चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन लिया जाएगा हमें पता है वो 3:2 के वोट से लिया जाएगा। तो गवर्नर जनरल को 2 वोट्स और चाहिए अपनी वोट के साथ, सो दैट वो डिसीजन ले पाए। बट अब प्रॉब्लम ये है कि उसके पास जो पावर है वो लिमिटेड है, बट देर इज अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि सारी अकाउंटेबिलिटी उसके पास है। अगर कोई डिसीजन गलत हो गया तो अकाउंटेबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नर जनरल, बट उसकी पावर्स कम है। तो ये एक इशू था। सेकेंड था कंफ्यूजन अमंग द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। अब जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर बैठे हैं उनके पास भी ये प्रॉब्लम्स हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन से मैटर में मुझे गवर्नर जनरल, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी थी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और कौन से मैटर में अपने इंडिपेंडेंटली मैं चेक कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता हूँ। तो ये भी एक इशू था। थर्ड था क्लैश बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल। अब 2 पावर्स मेजर जो थी वो थी एक सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल। अगर कोई गवर्नर जनरल काम कर रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट टांग अड़ा रहा है, क्योंकि पावर्स को डिफाइन ही नहीं किया गया था। जो जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल का वो एक दूसरे में क्लैश कर रहे थे। तो ये एक इशू था जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इफेक्टिवली हो नहीं पा रहा था। फोर्थ था इनइफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल। हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 इन नंबर्स थे, उनको ये कहा गया था कि आपने एक एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी, बट अब देर इज नो बॉडी इन पार्लियामेंट जो उस रिपोर्ट को एनालाइज करे, उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करे। तो कोई बॉडी थी ही नहीं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया था। तो जो ये इनइफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, इसका मतलब है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और पार्लियामेंट है उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है जो प्रॉब्लम्स को सर्व कर पाए। तो मेजॉरिटी में ये 4 प्रॉब्लम्स थी, और जिनको हम ड्रॉबैक्स कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। अब इनको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था और इनको काउंटर किया गया बाय द 2 एक्ट्स। एक तो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इन दोनों एक्ट्स को लाने का ऑब्जेक्टिव था कि इस जो ड्रॉबैक्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट के उनको सर्व किया जाए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इन ड्रॉबैक्स को काउंटर किया गया। तो सबसे पहले लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट और अमेंडिंग एक्ट 1781। तो इसमें मेजर फोकस किया गया कि जो पावर का क्लैश हो रहा है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको सॉल्व किया जाए, कैसे ये प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए सो दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिवली किया जा सके। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या चेंज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है अब उसको बदला गया। अब सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप 2 मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। फर्स्ट इज रेवेन्यू मैटर। कंपनी का जो रेवेन्यू मैटर है उसमें सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। कोई भी अकाउंटेबिलिटी कंपनी की नहीं है रेवेन्यू मैटर्स में। सेकंड इज कि अगर कोई भी कंपनी का ऑफिशियल अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त कोई एक्शन लेता है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट अब इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगी कंपनी ऑफिशियल से। इसमें कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो भी आ जाएंगे और ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं सारे वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो 2 चेंजेस तो ये। थर्ड कि अब जो नेटिव लोग थे इंडिया के वो भी सुप्रीम कोर्ट को यूज कर रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप
नेटिव्स के जो रीजनल लॉज हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी नेटिव को कोई डिसीजन सुना रहे हो या कोई उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर रहे हो, तो उसमें बिल्कुल भी जो इनका लॉ है, कंपनी का लॉ है, वो नहीं यूज होगा। आप इनके नेटिव्स के जो लॉज हैं उनको यूज करोगे। जैसे हिंदू पॉपुलेशन के लिए हिंदू लॉज को यूज किया जाएगा, और जो इस्लामिक पॉपुलेशन है उसके लिए मोहम्मदन जो लॉ है उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो अब गवर्नर जनरल की पावर्स में जो चेंजेस लाए गए वो ये थे कि अगर अब एपीलेट जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास थी पहले, वो अब गवर्नर जनरल के पास आ गई कि अगर कोई भी यहाँ का नेटिव अपने प्रोविंशियल कोर्ट से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील कर सकता है गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल के पास पावर है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके। और जो सेकंड चेंज लाया गया गवर्नर जनरल की पावर में वो ये था कि अब गवर्नर जनरल रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर द वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स, के जो प्रोविंशियल लेवल पर काउंसिल है और जो कोर्ट्स हैं, इनके जो रीजनल कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर अब गवर्नर जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी वर्किंग के लिए बनाएंगे। तो ये दो चेंजेस लाए गए जिसमें जो ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के उनको सर्व किया गया। कुछ सारे तो सर्व नहीं हुए, पर कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की पावर और गवर्नर जनरल की पावर की जो क्लैश हो रही थी उनको सॉल्व करने का एक ट्राई किया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। अब जो ड्रॉबैक्स रह गए वो सॉल्व किए गए विद अनदर एक्ट दैट वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस टाइम ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट्स, तो उनके नाम पर इस एक्ट को लाया गया। तो इसमें जो चेंजेस करे गए, सबसे पहले तो कंट्रोल ऑफ द कंपनी में मेजर चेंज लाया गया। ये चेंज इसलिए लाया गया क्योंकि हमने रेगुलेटिंग एक्ट के ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हुए पढ़ा था कि जो इनइफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल है कि कोई भी ऐसी बॉडी प्रेजेंट नहीं थी जो ध्यान रखे कंपनी की वर्किंग के ऊपर पार्लियामेंट में। तो उसको काउंटर करते हुए ये जो चेंज है वो लाया गया कि अब कंट्रोल ऑफ द कंपनी सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं होगा, एक और बॉडी बनाई गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके जो मेंबर्स थे वो थे 6। हमें पता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर्स थे, वो अभी भी 24 है, उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब एक नई बॉडी बनाई गई है और उसको इन्होंने सर्व करे हैं पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ कंपनी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि पुरानी बॉडी है उसको अब कमर्शियल अफेयर दे दिए गए हैं कंपनी के। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इफेक्टिव कर दिया गया है कि अब एक बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो जिसमें जो इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको हेड करेगा वो एक ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर होगा। तो अब पार्लियामेंट ध्यान रखेगी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी के बारे में। तो पहला चेंज तो ये लाया गया। आई होप आई मेड इट क्लियर। डन। तो अब सेकंड चेंज जो लाया गया एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज क्यों लाया गया? क्योंकि हमने देखा था ड्रॉबैक्स पढ़ते हुए कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है बट पावर कम है, तो उसकी पावर को थोड़ा रेज करने के लिए अब ये चेंज लाया गया। तो चेंज ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले 4 मेंबर की बॉडी थी अब उसको 3 मेंबर कर दिया गया। ये क्यों किया गया? देखो, पहले जो गवर्नर जनरल था उसको वोट्स चाहिए थी 3:2, मतलब उसको 2 वोट्स अपने हक में चाहिए थी अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन करना है। बट अब क्या किया गया कि टोटल मेंबर अब 4 कर दिए गए इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल। तो अब सिर्फ 1 वोट चाहिए गवर्नर जनरल को, क्योंकि अब डिसीजन अगर 2:2 है तो फिर भी गवर्नर जनरल का डिसीजन माना जाएगा। तो अब थोड़ी सी पावर जो है गवर्नर जनरल की वो बढ़ गई। अदर्स में अब जो चेंज लाया गया वो चेंज था कि अब जो ब्रिटिश कंपनी के पोजेशंस थे इंडिया में, अब उसको कंपनी की पोजेशंस ना कहकर ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया कि अब ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई, डायरेक्टली अंडर आ गई किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के।
So that was all about Pitt's India Act 1784.